Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 3rd. So let's start. So स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने बात की थी प्रीवियस वीडियो में और जनरल कंसिडरेशन ऑफ पायलट प्लांट, यानी कि जो भी अपन पायलट प्लांट पे काम कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली अपने को जो जनरल कंसिडरेशन रखनी चाहिए वो क्या क्या है। उसमें 3 टॉपिक के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए। उसके आगे से अपन अभी बात करना शुरू करेंगे। तो 4th टॉपिक है जनरल कंसिडरेशन में रिव्यू ऑफ फॉर्मूला। थ्रू रिव्यू ऑफ ईच एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो भी आप फॉर्मुलेशन डिजाइन कर रहे हो, जो आपने लैब में डिजाइन की है, पायलट पे काम कर रहे हो, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जाएगी उसका पूरा का पूरा रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है। द पर्पज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि बेसिकली जो रिव्यू करना है फॉर्मूले का, उसका रीजन ये है, उसका पर्पज ये है कि आपने जो जो इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, जिस जिस रीजन से ऐड किए हैं प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है, और उनका पूरा का पूरा रिव्यू लेना। जैसे कि आपने कोई टैबलेट बनाई है तो टैबलेट में अगर आप ग्लाइडेंट ऐड कर रहे हो एज एक्सीपिएंट, तो किस प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हो, किस क्वांटिटी में यूज कर रहे हो, और उसका बेसिकली कंट्रीब्यूशन आपके सिस्टम के अंदर कितना परसेंटेज रहेगा, ये सारा का सारा फाइनल प्रोडक्ट में चेक करना। ऑन द स्मॉल स्केल लैबोरेटरी इक्विपमेंट शुड बी अंडरस्टूड। साथ ही आप अगर स्मॉल स्केल पे जब भी आपने कोई टैबलेट बनाई तो उसमें आप कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, और जो भी आपने एक्सीपेंट यूज किए हैं, आपकी जो टेक्निक्स हैं उनको इजी करने के लिए, लाइक जैसे आपने फ्लो बनाने के लिए ग्लाइडेंट्स को ऐड किया है, तो जब आप इक्विपमेंट पर्पस पे काम कर रहे हो तो क्या वो ग्लाइडेंट प्रॉपर्टी है जो इक्विपमेंट पे जस्टिफाई हो रही है, उस हिसाब से वो चीज़ों को पूरा अंडरस्टूड करना। Then the effect of scale up using equipment that may subject the product to stresses of different types and degrees can more readily be predicted or recognized। यानी कि अब आपको जब इसको स्केल अप करना है, यानी कि अब लार्ज प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज करेंगे और उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस लेवल्स, यानी कि रोटेशन पर मिनट को सेट करना, या फिर जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, ड्राइंग सिस्टम्स, वेटिंग टेम्परेचर्स, इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए प्रिडिक्ट करना है कि एट द एंड जब आप इसको स्केल अप में बनाओगे तब आपको टेम्परेचर क्या रखना है, रोटेशंस पर मिनट क्या रखने हैं, दूसरे स्ट्रेस लेवल्स या क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। फिर अपन 5th नंबर पॉइंट की बात करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है तो इसके अंदर एक तो ड्रग यूज की जाएगी और दूसरे एक्सीपेंट यूज किए जाएंगे, तो वो सारे के सारे रॉ, यानी फिर एक तरीके से कच्चे माल की तरह अपन लेते हैं, उन सबको मिलाकर एक फॉर्मुलेशन को डिजाइन करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है उसके लिए भी अपने को कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए जब अपन लैब स्केल पे काम कर रहे हैं, जब अपन पायलट पे काम कर रहे हैं, और जब अपन उसको लार्ज स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। So one responsibility of the pilot plant function is the approval and validation of the active and excipient raw material used in pharmaceutical product। यानी कि जब पायलट प्लांट की अगर अपन बात करें तो एक काम जो अपना रहेगा वो ये भी रहेगा कि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी एक्सीपेंट्स हैं उन सबका अप्रूवल, कि जो जिस जगह से भी आए हैं, जिस सप्लायर से भी आए हैं, तो क्या वो सही है, उसका एक प्रॉपर अप्रूवल आपको चेक करना कि हाँ वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ उन मटेरियल को वैलिडेट भी करना, यानी कि जो बेस्ट टू बेस्ट वेरिएशंस हैं वो ना आ पाए। Because the raw material used during small scale formulations trials may not be representative of the large volume shipments of material used in large scale production। क्योंकि जब भी अपन स्मॉल स्केल पे कोई सैंपल मंगाते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि जब अपन लार्ज स्केल पे मंगाते हैं तो कुछ जो पैरामीटर्स हैं उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के वो चेंज हो जाएं, जैसे कि जो प्री फॉर्मुलेशन जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक सिस्टम के पार्टिकल साइज, डेंसिटीज या कलर, जो अपने ने स्मॉल स्केल पे तो डिफरेंट दिख रही थी, बट जब बल्क स्केल की बात की तो वो अपने को डिफरेंट प्रोवाइड हुई है। Failure to meet specifications, larger lots of active ingredients may change in particle size, shape, morphology, resulting in different handling properties or different in bulk density, static charges, rate of solubility, flow properties and color। यानी कि जब अपन स्मॉल स्केल पर मंगा रहे हैं कोई चीज़ को तो हो सकता है कि अपने को डिफरेंट क्राइटेरियाज देखने को मिले, बट जैसे ही अपन उसको बल्क में मंगाते हैं तो उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लाइक प्री फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज़, जैसे पार्टिकल साइज हो गया, उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, वो डिफरेंट हो जाए अकॉर्डिंग टू द बल्क। तो उसके कारण क्या होगा कि पायलट स्केल पे तो अपन ने कुछ और ग्लाइडेंट्स ऐड किए थे, कुछ और इक्विपमेंट्स यूज किए थे, बट मे बी पॉसिबल कि अब जब बल्क में अपन यूज कर रहे हैं तो उसकी जो हैंडलिंग प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से उसको अपने को हैंडल करते हुए फॉर्मुलेट करना है, वो चीज़ें अपने को चेंज करनी पड़ जाएं। तो ये चीज़ें भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पायलट प्लांट पे ध्यान देनी चाहिए। Then the quality of active ingredients needs to be verified because having alternate supplier is usually desirable। यानी कि जो भी आप क्वालिटी मंगा रहे हो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, शुड बी चेक्ड, यानी कि जब भी आप नए वेरीफायर से, सप्लायर से मंगा रहे हो तो आप उसको बार बार वेरीफाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब भी एक प्रोडक्शन करोगे बल्क स्केल पे, लार्ज स्केल पे,
तब अगर बाई चांस वहाँ से सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट जगह के आए तो बैच टू बैच है जो कि ड्रग कंटेंट वेरी कर सकता है या फिर क्वालिटी वेरी कर सकती है, तो उसको भी है जो कि इन्वेस्टिगेट करना, वैलिडेट करना और अप्रूव करना जरूरी रहता है। फिर बात करते हैं रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स की, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं लैब स्केल पे, जो आपने सोचा है, जो पायलट प्लांट पे आप काम कर रहे हैं, और जब इससे आप लार्ज स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स आप काम कर रहे हैं पायलट प्लांट पे वो रिलेवेंट करने चाहिए जब वो फॉर्मुलेशन है जो कि लार्ज स्केल पे बनाई जाए। The most economical and the simplest and efficient equipments which are capable of producing product within the proposed specifications are used, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एफिशिएंट हैं या फिर जो इकोनॉमिकल है यानी कि जो सस्ते हैं, उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज में यूज़ करते हैं पायलट प्लांट पे, और उन्हीं को हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है जब लार्ज स्केल पे उन्हें बनाया जाए। यानी कि एक तरीके से आप जब भी पायलट प्लांट पे कोई काम कर रहे हो तो आप इक्विपमेंट्स लोगे तो इक्विपमेंट्स आप उस हिसाब से लेते हो कि पहले तो बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट हो, सिंपल हैंडलिंग्स हो, एफिशिएंट हो, जो भी आपका काम रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में 4 से ज़्यादा काम हो सके, एट लास्ट वो इकोनॉमिकल भी हो, प्लस जब भी वो एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन के हिसाब से जाए तो वहाँ पे भी वो अपनी सूटेबल क्वालिफिकेशंस को है जो कि पूरा करें। The size of the equipment should be such that the experimental trials run should be relevant to the production size batches, यानी कि अपन जब पायलट प्लांट पे काम कर रहे हैं जिन भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उनका साइज इतना होना चाहिए कि जब भी अपन उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को प्रोडक्शन साइज बैचेस में काम करेंगे तो वो उसके साथ रिलेट कर सके। यानी कि पायलट प्लांट पे जब आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियस है जब प्रोडक्शन पे आप जाओगे लार्ज स्केल पे तो आप बड़े इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करोगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं पायलट प्लांट में वो इतने रिलेवेंट या इतने हैं जो कि कंपैरेटिवली सही होने चाहिए कि जैसे अगर वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करे तो उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कोई भी एक्सपेरिमेंट में चेंज ना हो पाए। If the equipment is too small, the process developed will not scale up, whereas if equipment is too big, then the wastage of the expensive active ingredient will be done। यानी कि अगर आप पायलट प्लांट पे इस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो जो बहुत ही स्मॉल हैं या बहुत ही लार्ज हैं, तो भी वो है जो कि इनकम्पैटिबिलिटी दे सकते हैं, जनरल कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होंगे तो अपन ये आइडिया नहीं लगा पाते कि स्केल अप में ये सारा का सारा डिजायर है किस अमाउंट में किस तरीके से रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट अगर अपन यूज़ कर लें तो जो अमाउंट है, जो अंदर जो सैंपल स्टिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का, तो एक तरीके से जो एक्सपेंस है वो अपना ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 7 है प्रोडक्शन रेट्स। प्रोडक्शन रेट्स यानी कि आपकी स्पीड क्या है प्रोडक्शन करने की। तो ऑब्वियस है हर इंडस्ट्री ये चाहती है कि जब भी अपन काम करें तो एक दिन के अंदर अपन क्वालिटी को भी मेंटेन करें, साथ ही साथ स्पीड को भी अपन प्रॉपरली मेंटेन कर पाएं। सो इट कैन बी डिटरमाइन बाय द इमीडिएट फ्यूचर मार्केट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से अपन उसको अल्टर कर सकें। सपोज अभी सीजन है या फिर इस तरीके से मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उस हिसाब से अपन अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए स्पीड को बढ़ा सकें। तो दिस इज प्रोडक्शन रेट की, यानी कि आपकी रेट क्या है, स्पीड क्या है प्रोडक्शन की अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। इक्विपमेंट्स इन द प्रोसेस शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बैच एट फ्रीक्वेंसी दैट टेक्स इनटू द कंसिडरेशन, यानी कि आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो आपको उस हिसाब से चूज करने चाहिए कि जब भी आपकी प्रोडक्शन रेट की बात आए तो उसको पूरा का पूरा है जो कि कंसिडर कर सके। यानी कि आपके इक्विपमेंट्स ऑब्वियस इक्विपमेंट्स हैं, बड़ा है छोटा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि एक टाइम पे एक प्रॉपर बैच में वो कितना सैंपल है जो कि बाहर की तरफ निकाल पाएगा। तो आप जो भी इक्विपमेंट चूज करो वो इसी के साथ आपको ध्यान रखते हुए चूज करने होंगे कि इस क्वालिटी के साथ साथ वो स्पीड किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। सो कंसिडरेशन की अगर अपन बात करें तो द प्रोडक्ट लॉस इन द इक्विपमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी अपन इक्विपमेंट चूज करें अपन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो इक्विपमेंट है वो कम से कम लॉस करे अपने प्रोडक्ट का, यानी कि इतना बड़ा भी नहीं हो कि अपने प्रोडक्ट ज़्यादा उसके ऊपर स्टिक रहे और वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो, इतना छोटा भी नहीं हो कि जो सिस्टम से है मटेरियल बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट लॉस है उस इक्विपमेंट के थ्रू कम से कम रहे। फिर बात करते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लीन द इक्विपमेंट बिटवीन बैचेस, यानी कि एक बैच से जब अपन दूसरे बैच में शिफ्ट होते हैं तो उस इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली क्लीन करना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है। तो इक्विपमेंट इतना टीडियस भी ना हो, बहुत ही सिंपल मैन्युफैक्चरिंग हो इसकी, ताकि जब भी अपन उसको क्लीन करने बैठे हैं तो बहुत ही कम समय में वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। द नंबर ऑफ बैचेस दैट विल नीड टू बी टेस्टेड फॉर रिलीज, यानी कि जो भी बैच है जिसमें से अपने को सैंपल निकालना है टेस्ट करने के लिए बार बार, उसके हिसाब से भी वो जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल या फिर सही हो, यानी कि जितना बड़ा इक्विपमेंट होगा उसके हिसाब से पूरे के पूरे बैच में से एक बार ही अपने को सैंपल लेना पड़ेगा। वाइल अगर इंस्ट्रूमेंट छोटे रहे तो बार बार जिस जिस तरीके से मिक्सिंग होगी अपने को बार बार वहाँ से जो सैंपल्स हैं वो रिलीज के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, साथ ही साथ जो स्पीड है वो भी मेंटेन रहे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.